सत्रीय कार्य आय। निम्नलिखित वर्णात्मक श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। 1. प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों का विशेष महत्व है। साहित्यिक स्रोत प्राचीन ग्रंथों, कथाओं, काव्यों और विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के रूप में होते हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। वेद और उपनिषद। वेद और उपनिषद भारतीय साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत मूल्यवान हैं। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इन ग्रंथों में वैदिक सभ्यता, समाज और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उपनिषदों में दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का विस्तार मिलता है, जो तत्कालीन समाज की विचारधारा को समझने में सहायता करता है। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारतीय साहित्यिक धरोहर के प्रमुख स्तंभ हैं। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों का वर्णन है, जबकि महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध और उससे जुड़ी घटनाओं का विस्तार मिलता है। इन महाकाव्यों के माध्यम से उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझा जा सकता है। जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध साहित्य भी प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों में आगम और कल्पसूत्र प्रमुख है, जो जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाएं शामिल हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों से तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पुराण। पुराण भारतीय साहित्यिक धरोहर का अभिन्न अंग है। इनमें विभिन्न देवी देवताओं की कथाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, राजाओं के वंश और विभिन्न घटनाओं का वर्णन होता है। पुराणों में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी मिलता है। इनके माध्यम से हम प्राचीन भारतीय समाज की धार्मिक धारणाओं और परंपराओं को समझ सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्धारण में ऐतिहासिक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कालहंक का राजतरंगिणी और बनभट्ट का हर्षचरित प्रमुख है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं के वंश और उनकी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती है। हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के निर्धारण में साहित्यिक स्रोतों का अत्यधिक महत्व है। ये स्रोत हमें न केवल ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देते हैं, बल्कि उस समय की समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति के बारे में भी विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन भारतीय समाज की धारणाओं, परंपराओं और जीवन शैली को समझ सकते हैं। इन स्रोतों का अध्ययन इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में सहायक होता है और हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए मूल्यवान होता है। 2. प्रारंभिक प्राचीनतम भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण के प्रभाव का चर्चा कीजिए। प्रारंभिक भारत के समाज पर व्यापार और शहरीकरण का गहरा प्रभाव पड़ा, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर उस समय के शहरीकरण और व्यापार के साक्षात प्रमाण हैं। इन शहरों में व्यापारिक गतिविधियों का विशेष स्थान था और विदेशी व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं, जो उस समय की समृद्धि और वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की एक मजबूत व्यवस्था थी, जिसमें न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी शामिल था। उस समय के लोग मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक, के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे,
जिसके प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त विभिन्न मोहरों और अन्य अवशेषों में मिलते हैं। इस व्यापार से न केवल आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हुई, बल्कि समाज में नए वर्गों का उदय हुआ, जैसे कि व्यापारी और कारीगर। समाज में धन का संकेंद्रण होने से एक नवीन सामाजिक संरचना का निर्माण हुआ, जिसमें व्यापारियों और धनी वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान बन गए। शहरीकरण ने समाज में कई तरह के बदलाव लाए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, पक्के मकान, अनाज भंडारण की व्यवस्था और सार्वजनिक स्नानागार जैसी सुविधाएं थीं, जो उस समय की उन्नत शहरी योजनाओं को दर्शाती है। इन नगरों में सड़कों का एक ग्रिड सिस्टम था और जल निकासी की सुव्यवस्थित प्रणाली समाज में अनुशासन और संगठित जीवन का प्रतीक है। इस प्रकार की नगर संरचना से स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध जीवन जीते थे, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित। शहरीकरण और व्यापार ने समाज में सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित किए। व्यापारिक केंद्रों पर विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और विचारों के लोग एकत्रित होते थे, जिससे सांस्कृतिक बहुलता और धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मूर्तियां, बर्तन, आभूषण और अन्य सांस्कृतिक अवशेष उस समय के सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान से समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ, जो बाद के समय में भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही। इसके अलावा व्यापार और शहरीकरण के कारण समाज में विभिन्न प्रकार की नई विधाओं का विकास हुआ। उदाहरण के लिए भवन निर्माण, आभूषण निर्माण, बुनाई और धातु विज्ञान जैसी तकनीकों में लोगों की कुशलता बढ़ी। एक नया वर्ग, जो कारीगरों का था, समाज की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने लगा। इन कारीगरों ने न केवल नगरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि कला और शिल्प के क्षेत्र में भी नए मानक स्थापित की। इसके अतिरिक्त शहरीकरण के कारण धार्मिक गतिविधियों में भी बदलाव आए। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मूर्तियां और धार्मिक स्थल उस समय के धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों का संकेत देती है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि शहरी समाज में धर्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। शहरीकरण के चलते समाज में एक नई जीवन शैली का विकास हुआ, जिसमें लोगों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना अनिवार्य हो गए। बड़ी संख्या में लोग शहरों में रहते थे और उनके लिए एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक थी। इससे एक नई प्रशासनिक संरचना का विकास हुआ, जिसमें नगर नियोजन, कर संग्रहण और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन सम्मिलित था। यह समाज में एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था का संकेत देता है, जो बाद के समय में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों में और भी विकसित हुई। अंततः व्यापार और शहरीकरण ने प्रारंभिक भारतीय समाज को एक संगठित, उन्नत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज में परिवर्तित कर दिए। व्यापार ने जहां समाज में धन और संसाधनों का संकेंद्रण किया, वहीं शहरीकरण ने समाज को अनुशासन और सुव्यवस्था का प्रतीक बनाए। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारतीय समाज में एक ऐसी संरचना का विकास हुआ, जो बाद के समय में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति का आधार बनी। प्रारंभिक व्यापारिक और शहरीकरण के प्रभाव ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक रूप से अधिक समृद्ध और संगठित बनाया, जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक भारतीय जीवन और समाज में परिलक्षित होता है। सत्रीय कार्य 2। निम्नलिखित मध्यम श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। 3। मौर्य शासन की स्थापना में सहायक प्रमुख घटनाओं को रेखांकित कीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें कई प्रमुख घटनाएं और कारक सहायक रह। सबसे पहले सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व और उसका वापसी का निर्णय एक महत्वपूर्ण घटना थी। सिकंदर की वापसी के बाद उत्तरी भारत में सत्ता का एक शून्य उत्पन्न हुआ, जिससे मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। चाणक्य, कौटिल्य की भूमिका भी मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों का विरोध किया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में स्थापित करने के लिए रणनीति बना। चाणक्य की नीतियां और चंद्रगुप्त मौर्य की नेतृत्व क्षमता ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना को संभव बनाए। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने सेनाओं को संगठित किया और सैन्य अभियानों के माध्यम से नंद वंश का पतन किए। इसके बाद उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी शासकों को पराजित किया, जिससे मौर्य साम्राज्य का विस्तार और शक्ति बढ़ी।
अंततः चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार और वहां से शासन का प्रारंभ मौर्य साम्राज्य की स्थापना में निर्णायक घटना थी। इन घटनाओं ने एक संगठित और शक्तिशाली मौर्य शासन का आधार रखा, जिसने भारत को एक मजबूत प्रशासनिक और आर्थिक संरचना प्रदान की। 4. परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण की प्रमुख विशेषताओं में योजनाबद्ध नगर निर्माण, जल निकासी प्रणाली और सामाजिक संगठन शामिल थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कों का निर्माण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नगर योजनाकारों ने समुचित योजना बनाई थी। इस सभ्यता में जल निकासी प्रणाली विशेष रूप से उन्नत थी। प्रत्येक घर के बाहर एक जल निकासी मार्ग होता था, जो नगर के मुख्य नालों से जुड़ा होता था। इससे साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था और यहाँ बड़े अनाज भंडार, स्नानागार और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं। सामाजिक संगठन में भी हड़प्पा सभ्यता अद्वितीय थी। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और कारीगरी में संलग्न थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। इस सभ्यता में प्राप्त विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, आभूषण और बर्तन उस समय की कला और शिल्प का प्रतीक है। परिवर्तित हड़प्पा सभ्यता के ये शहरीकरण के तत्व इस सभ्यता को एक संगठित और उच्च विकसित समाज के रूप में दर्शाते हैं। 5. छठी शताब्दी ई. में नवीन धार्मिक विचारों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। छठी शताब्दी ई. में भारतीय समाज में धार्मिक और दार्शनिक विचारों में बड़ा परिवर्तन आए। इस समय नवीन धार्मिक विचारों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। इन विचारों के उदय के लिए कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। सबसे पहले, वैदिक धर्म में जटिल कर्मकांडों और यज्ञों का प्रचलन बढ़ गया था, जो आम जनता के लिए कठिन और खर्चीले थे। इससे समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ और सरल धार्मिक मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अतिरिक्त, इस समय समाज में आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। व्यापारियों और कारीगरों का नया वर्ग उभर रहा था, जो वैदिक परंपराओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखता था और एक ऐसे धार्मिक मार्ग की खोज कर रहा था जो सरल हो और जीवन में नैतिकता का पालन कर सके। राजनीतिक अस्थिरता और छोटे छोटे राज्यों की स्थापना ने भी इन नए विचारों को प्रोत्साहित किए। महाजनपदों के समय विभिन्न राजाओं ने बौद्ध और जैन जैसे साधारण और नैतिकता पर आधारित विचारों को अपनाया, जो धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करते थे। अंततः, व्यक्तिगत मुक्ति और आत्मज्ञान की चाह भी इस काल में एक प्रमुख प्रवृत्ति बन गई, जो जैन और बौद्ध धर्म के उदय में सहायक बनी। सत्रीय कार्य 3. निम्नलिखित लघु श्रेणी प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों प्रत्येक में दीजिए। 6. भारत के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। भारत में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं, जो प्राचीन सभ्यताओं के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, काशी, अजंठा एलोरा, कांची और भरहूत प्रमुख है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में अत्यधिक विकसित नगर योजना, जल आपूर्ति और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। अजंठा और एलोरा की गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण मिलता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भरहूत और कांची के स्थल भी स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ये स्थल भारतीय इतिहास, संस्कृति और कला के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं और हमें प्राचीन भारत की समृद्धि को समझने में मदद करते हैं। 7. पर्यावरण और मानव बस्तियाँ। पर्यावरण और मानव बस्तियाँ एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे मानव बस्तियाँ बढ़ी, वैसे वैसे पर्यावरण पर प्रभाव बढ़ा। मनुष्य ने जल, वायु और भूमि के संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया, जिससे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई। वहीं, कुछ बस्तियां स्थायी कृषि, जल पुनर्चक्रण और हरित प्रौद्योगिकी को अपनाकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के प्रयास कर रही है। इसके अलावा, बस्तियां अपनी संरचनाओं में भी पर्यावरण के अनुकूल परिवर्तन कर रही है, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग और पुनर्नवीनीकरण। ऐसे कदम पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक है,
ताकि मानव जीवन और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना रहे। 8. विविध धूसर मृदभांड संस्कृति। धूसर मृदभांड संस्कृति ग्रेवेयर कल्चर भारतीय पुरातात्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह संस्कृति विशेष रूप से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका नाम इसके विशिष्ट धूसर रंग के मृदभांड से पड़ा है। इस संस्कृति के अंतर्गत बर्तनों का निर्माण अत्यधिक शिल्पकला का परिचायक था। इसके साथ ही इस संस्कृति के लोग कृषि, पशुपालन और अन्न भंडारण में दक्ष थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन और अन्य उपकरण उनकी तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। यह संस्कृति वैदिक काल से पहले के सामाजिक और आर्थिक जीवन की झलक प्रदान करती है और भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 9. पूर्व वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित और सामूहिक थी। इस समय जन और राज की अवधारणाओं का पालन किया जाता था। जन का मतलब समुदाय होता था और राज का मतलब शासन। यह व्यवस्था मुख्य रूप से गण और संघ के रूप में कार्य करती थी, जिसमें प्रमुख निर्णय समुदाय द्वारा लिए जाते थे। राजा का चयन आमतौर पर जनसमूह द्वारा किया जाता था और उनका कार्य धर्म का पालन करना और प्रजा की भलाई सुनिश्चित करना था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं प्रशासनिक कार्यों में मदद करती थी। इस व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण कम था और सहयोग की भावना प्रमुख थी। 10. सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भारत के एक प्रमुख प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा था, जो लगभग ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से 3वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन करता था। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किए। सातवाहन शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और उनके शासनकाल में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियां अत्यधिक प्रगति पर थी। सातवाहन वंश के सिक्के और शिलालेख उनके समृद्ध इतिहास का प्रमाण हैं। यह वंश भारतीय इतिहास में अपने प्रशासनिक कौशल, कला और धार्मिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसने दक्षिण भारतीय राजनीति और संस्कृति को प्रभावित किए।